नमस्कार दोस्तों, डे ड्रीम क्लासेज में मैं अखिलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग 14 तारीख जो 14 दिसंबर है उसमें क्या खास था दोस्तों, आज का दिन क्यों प्रमुख है, क्यों हम लोग इसको आज बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज की क्लासेज में। तो चलिए भाई फटाफट से अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो, अपनी चीजों को नोट कर लिया करो, जो काम की चीजें उनको नोट कर लिया करो भाई। हो सकता है किसी बच्चे को जीके जीएस के बारे में थोड़ी नहीं पता हो, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। ये सभी भर्तियों के लिए आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाली क्लासेज, रेगुलर क्लासेज आप लोगों की चलती रहती है। सेम टाइम पर आप लोगों को एक क्लास मिलती है दोस्तों, जो आपकी जीके जीएस से रिलेटेड होती है। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास का। शुभ गणेश करते हैं, आ जाओ भाई क्लासेज के अंदर फटाफट। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आप लोगों को एक ऊर्जा संरक्षण जो दिवस है, जो एनर्जी जो डे है, ये मनाया जाता है आज के दिन। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और यहाँ पर है कि क्या है, क्यों है और क्या करें। ठीक है, ये तीनों चीजों पर मैं बात करूंगा आप लोगों से दोस्तों। आज के दिन यानी कि 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस आज के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कौन सा है भाई? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो आज के दिन मनाया जाता है। आप लोग बात करोगे दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखना कि दोस्तों ये कहता है कि दोस्तों जो बिजली है, ये जो बिजली है, ईंधन है, इसका समझदारी से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। थोड़ी समझदारी से इसको हम लोगों को काम में लेना चाहिए। इसी के साथ में इसकी जो बर्बादी होती है, जो ऊर्जा बिजली ईंधन की जो बर्बादी होती है, इसको रोकना चाहिए। इसकी बर्बादी को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। बर्बादी को रोकना हमारा क्या है, मेन मोटिव है कि हम लोगों को इसको रोकना चाहिए। अब तुम बात करोगे कि इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, तो इसके उद्देश्य के बारे में बताता हूं आप लोगों को दोस्तों। इसके उद्देश्य के बारे में लिखना आप लोग। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका कि इसके बारे में जागरूक करना, यानी ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी देना, ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी देना, साथ में ये भी छापना दोस्तों कि ये क्या करता है। ये दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है, और जो हमारे पास में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसके अंदर क्या है, ये जो ऊर्जा का संरक्षण है ये प्रमुख भूमिका निभाता है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग को रोकेगा अगर यदि हम लोग ऊर्जा का सही से उपयोग करेंगे, हम लोग इसका सदुपयोग करेंगे और इसकी बर्बादी को रोकेंगे, तो दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ या जलवायु जो परिवर्तन है, इसको भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को भी ये रोकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, ये टॉर्च किस किस ने काम में लिए बताओ, ये टॉर्च किस किस ने काम लिए दोस्तों। इस टॉर्च से हम लोग रात में जब इसको निकलते थे, इस टॉर्च को लेके निकलते थे। वो भी एक समय था, निकल गए वो दिन, गुजर गया वो जमाना जब हम लोगों ने इस टॉर्च को जलाया था दोस्तों। इस टॉर्च से हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपनी पढ़ाई तक किया करते। इसमें एक टॉर्च, एक लाइट और आती है इस साइड में ना, इस साइड में एक लाइट और आती है, इस टॉर्च को लटका दिया करते हो, इस टॉर्च की रोशनी में हम लोग पढ़ा करते थे। ठीक है, अच्छा इसकी बात करो आप लोग, तो दोस्तों आप लोग बात करोगे मुझसे कि सौर ऊर्जा नीति की आप लोग बात करोगे कि दोस्तों आपके पास में जो नीतियां हैं, ये नीति कब आई थी दोस्तों। अगर यदि ऊर्जा नीति की अगर यदि बात करो तो दोस्तों भारतीय ऊर्जा नीति जो है वो दोस्तों 2017 के अंदर आई थी। आप लोग बात करोगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसके अंदर काम करता है। ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग बीईई, ये कहता है दोस्तों ऊर्जा बनाने के लिए आप लोग क्या करो, अगर यदि आप लोगों को ऊर्जा बनानी है तो ऊर्जा बनाने के लिए आप लोग एलईडी बल्ब का प्रयोग करो, इसके दोहन को रोका जाए दोस्तों। इसी के साथ में जो ऊर्जा के जो कुशल उपकरण है, लिखना भाई दोस्तों, ये कहता है जो ऊर्जा के कुशल उपकरण है, कुशल उपकरण और इनसे संबंधित जो भी हमारे पास में सौर ऊर्जा है उसको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। आप बात करोगे दोस्तों ऊर्जा नीति की तो आप लोगों ने बता दी, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में ये छाप के जवाब दो कि राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति कब आई थी दोस्तों। यहाँ पे लिखना कि राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति की अगर यदि बात करो आप लोग, तो राजस्थान की जो सौर ऊर्जा नीति है ये कब आई थी, सौर ऊर्जा नीति कब आई थी दोस्तों, 2019 के अंदर। अगर यदि बात करो आप लोग की दोस्तों सौर जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा जो है ये कब आई थी दोस्तों, ये दोस्तों 2024 के अंदर। कब आई थी, 2024 के अंदर। अगर बात करो आप लोग की पवन ऊर्जा पुनर्निर्माण, क्या पवन ऊर्जा शक्तिकरण जो नीति है ये कब आई थी, ये दोस्तों 2023 के अंदर आई थी। कब आई थी, 2023 के अंदर आई थी। ये कहता है दोस्तों आत्मनिर्भर बने
और नेट जीरो पर ये काम करे। किस पर काम करे? नेट जीरो पर काम करे। भारत को ऊर्जा पर आत्मनिर्भर बनना है, किसी दूसरे से हमें ऊर्जा ना लेनी पड़े, इस पर ये काम फोकस करता है। इस पर ये क्या करता है? फोकस करता है। तो यहाँ पे लिखना दोस्तों, इसका काम क्या है दोस्तों? ऊर्जा अगर यदि हम लोग सुरक्षा करेंगे, अगर यदि हम लोग ऊर्जा की सुरक्षा कर रहे हैं तो हम लोग क्या बन जाएंगे? आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। साथ में दोस्तों जो नेट जीरो ऊर्जा है, जो नेट जीरो ऊर्जा है, या मैं कहूं कि नेट जीरो जो लक्ष्य है, उन पर ये फोकस करता है दोस्तों 2070 तक। कब? 2070 तक, यानी जो हमारे एसडीजी गोल संख्या है वहां तक हम लोग पहुंच जाए। 2070 तक लगभग 500 गीगावाट, कितना? 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे। 500 गीगावाट का हमारे यहाँ पर होना चाहिए। अगर तुम बात करो 2023 तक का क्या लक्ष्य रखा गया है, तो दोस्तों 2023 तक का हम लोगों ने रखा है 500 गीगावाट का। और इसके साथ में अगर यदि तुम बात करो कि यहाँ पर दोस्तों इसकी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, किसकी? नवीकरणीय जो ऊर्जा है, इसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जा आती है? तो दोस्तों लिखना, नवीकरणीय ऊर्जाओं के अंदर सौर ऊर्जा आती है। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिलता है, सौर ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा आती है, भूतापीय ऊर्जा आती है। इसके साथ में आप लोगों के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन जो गैस है ये आती है, ग्रीन हाइड्रोजन जो गैसेज है ये दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर आती है। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण जो स्रोत है ना, उस स्रोत को लिखना दोस्तों। इस स्रोत को छापना आप लोग, इस स्रोत को लिखना यहाँ पर। इसका जो स्रोत है ना, स्रोत है, इसका स्रोत क्या है दोस्तों? इसका स्रोत है दोस्तों कोयला। क्या है? कोयला है इसका स्रोत। दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण से हम लोग हमारी पृथ्वी की प्रकृति को बचा सकते हैं। इसकी पृथ्वी की प्रकृति जो है उसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, सही से उसको चला सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की बालियां दिख रही होंगी, गेहूं की जो बालियां है यहाँ पर आप लोग दिख रही है ऊर्जा। और ये दोस्तों है हमारी सौर ऊर्जा। ये क्या है? हमारी सौर ऊर्जा। ये क्या करता है दोस्तों? ये सौर ऊर्जा ये सूर्य के जो प्रकाश है इससे अपनी किरणों को अवशोषित करता है। इसके किरणों के द्वारा हमारे यहाँ पर जो कैथोड और एनोड होते हैं उनसे क्या करता है? हमारी ऊर्जा का निर्माण करता है। आप लोगों ने गोबर गैस की बैटरी बनाई होगी बचपन में, जब आप छोटे छोटे से थे ना, इतने इतने से, तो आप लोगों ने गोबर गैस की बैटरी बनाई होगी। उस गोबर गैस की बैटरी में आप लोग क्या करते थे दोस्तों? उसके अंदर पानी का और गोबर का मिक्सअप डाल के उसमें एक एथोड और एक कैनोड की क्या डालते थे? रॉड डालते थे। और उससे क्या है, हम लोग एक बल्ब जलाते थे। उससे क्या जलाते थे? एक बल्ब जलाते थे। तो होता क्या था कि वो हमारे पास में जैव ऊर्जा होती थी। कौन सी ऊर्जा? जैव ऊर्जा होती थी। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? नवीकरणीय ऊर्जा ये रही हमारे पास में, जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ग्रीन ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। आप बात करोगे सर इसकी जो 2024 का जो फोकस है वो किस पर है? तो दोस्तों वो 2024 का जो फोकस है वो आत्मनिर्भर जीरो नेट पर फोकस करता है। अगर बात करोगे आप लोग की 2024 का जो उद्देश्य है या मैं कहूँ कि जो थीम है, ये थीम क्या है? तो 2024 की जो थीम है ये कहता है दोस्तों सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना यानी स्थायित्व को हम लोग क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। हर वोट मायने रखता है दोस्तों, हर वोट, एक एक वोट जो है वो क्या रखता है? मायने रखता है। ये दोस्तों 2024 की थीम थी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हम लोग। आगे हम लोग ये आप लोगों के सामने मैंने दिखाई दिया। ये लीजिए भाई, आज ही के दिन दोस्तों अगर यदि आप लोग बात करो तो 1911 की, कब की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों? 1911 की। कब? 1911 में दोस्तों। ये है हमारे एक साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट का पहले तो नाम एक बार चेक करो, इनका नाम क्या है? आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इनका नाम है दोस्तों रोनाल्ड एमंडसन। क्या नाम है दोस्तों? रोनाल्ड एमंडसन जो है इनका नाम है। कहां के रहने वाले हैं दोस्तों? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले? नॉर्वे के रहने वाले। रीच द साउथ पोल, जो हमारी पृथ्वी का जो दक्षिण ध्रुव है उस पर पहुंचने वाले इंसान है दोस्तों। ये पहली बार पहुंचे थे। इनका नाम था रोनाल्ड एमंडसन। ये हमारे पास में 1911 के अंदर जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर आज ही के दिन पहुंचे थे। कब दोस्तों? 14 दिसंबर को। इनके बारे में डिटेल भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ये दोस्तों ये खूबसूरत सा चेहरा, ये देखो भाई, ये फोटो क्लिक कर रहा है, ये पुष्पा वाला है भाई, ये पुष्पा वाला है। अगर यदि फोटो में किचिक की आवाज आई तो ये भी माना जाएगा कि फोटो खींचा है, वरना फोटो नहीं खींचा। ये दोस्तों देखो, ये फोटो खींच रहा है और ये बेचारे पहुंचने के बाद में जब इनके मन में आया कि यार मैं पहुंच चुका हूं दक्षिण ध्रुव पर, तो इनका जो फोटो लिया गया वाकई में बड़ा शानदार था। इनके बारे में बताता हूं दोस्तों। 1897 से 1999 के बीच उन्होंने अपने जीवन की पहली ट्रैक, इसे बोलते हैं दोस्तों ट्रैकिंग करना, ये ट्रैक किया करते थे। उन्होंने बेल्जियम अंटार्कटिक अभियान शुरू किया था। इन्होंने दक्षिणी ध्रुव को खोजा, इन्होंने खोजा और खोजने के बाद में क्या किया? 1909 में उत्तरी ध्रुव को खोजना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रयास रहे जिनके कारण विफल रहे और कुक और रॉबर्ट पेक्री ने पहली बार पहुंचकर इनमें राह बदल दी। फिर उसके बाद में आर्कटिक के पहली बार में इन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों। ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचना चाहते थे लेकिन पहुंच कोई और गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी दोस्तों, झुके नहीं, ये झुके नहीं। और ना झुकने के कारण इन्होंने दोस्तों जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर लो
14 दिसंबर 1911 को दक्षिण ध्रुव पर जीत हासिल करने वाले पहले 2 बार असफल प्रयास कर चुके थे। 2 बार पहले असफल हो चुके थे प्रयास, लेकिन इन्होंने प्रयास हारा नहीं, इन्होंने क्या किया, अपनी जीत हासिल की। और दोस्तों ये क्या बन गए, ये हमारे पास में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले बन गए। आर्कटिक महासागर में एक दोस्तों इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, बेसिकली वो दे रखी है। अब तुम बात करोगे दोस्तों जो आर्कटिक महासागर है उसके बारे में बात करता हूं। ये लीजिए भाई, अगर यदि आप लोग बात करो जो आर्कटिक जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये है कहां पर, ठीक है। हमारे विश्व की अगर यदि बात करो तो दोस्तों बिल्कुल दक्षिण में आप लोगों को एक अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, विश्व का दोस्तों ये 5वें नंबर का महाद्वीप है। कौन सा, 5वें नंबर का महाद्वीप जो है वो कौन सा है, अंटार्कटिका है। कौन सा भाई, अंटार्कटिका है, जिसके अंदर आप लोग अगर यदि बात करो तो 9.2% क्षेत्रफल है। कितना, 9.2% इसका क्षेत्रफल है। ये दोस्तों जन शून्य है। क्या है, जन शून्य है। यहां पर लोग निवास नहीं करते, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर लगभग 4 किलोमीटर मोटी क्या है, एक परत है। और ये 4 किलोमीटर मोटी जो परत है ये दोस्तों बर्फ की है। इसलिए यहां पर क्या है कि लोगों का रहना मुश्किल, लोगों का रहना यहाँ पर संभव नहीं है। लोग यहाँ पर ठंड में सिकुड़ जाते हैं, उनके ऊपर बर्फ जम जाती है। दोस्तों सोचो 4 किलोमीटर मोटी बर्फ का होना कितना बड़ी बात है ना। यहाँ पर ये देखो भाई, हमारे इंडिया का जो फ्लैग है ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप पर हमारे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। तो अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में भी। और ये कौन है, हमारे ये छोटे मोटे जो कबूतर है, ये कबूतर आप लोगों को दिख रहे होंगे। इन कबूतरों का नाम क्या है, क्या कहते हैं इनको, इनको कहा जाता है भाई पेंगुइन। क्या कहा जाता है, पेंगुइन कहा जाता है। ये पेंगुइन जो है ये अपने आप को यहाँ पर भी क्या करते, सर्वाइवल कर लेते, यानी कि ये इस क्षेत्र में भी जीवित रह लेते। इनके अंदर वो है, ये इसको क्या कर सकते, इसको महसूस कर सकते, इन चीजों को ये समझ सकते। ये दोस्तों यहाँ पर अपने आप का जीवन का निर्वाह कर लेते। इन्हें पेंगुइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पेंगुइन कहा जाता है। ये दोस्तों देखो, ये कबूतर जैसी जो शक्ल है इनकी, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में बात करूं दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में मैंने आप लोगों से बेसिकली अभी बात की आप लोगों से। दोस्तों अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो दोस्तों 9.6% यहाँ पर है। जनसंख्या है नहीं, 4 किलोमीटर मोटी बर्फ यहाँ पर जमी हुई है। इसी के साथ में आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, अगर यदि मैं अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर यदि मैं बात करूं तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ दोस्तों, चारों तरफ दक्षिणी सागर है। कौन सा है, दक्षिणी सागर यहाँ पर दिखाई देता है। दक्षिणी सागर यहाँ पर दक्षिणी महासागर यहाँ पर दिखाई देता है। दक्षिणी महासागर के साथ में मैं थोड़ा सा अंटार्कटिका का क्या बना रहा हूँ, छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ। आप लोगों को इस अंटार्कटिका को समझ में आ जाएगा दोस्तों, इस अंटार्कटिका को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक सागर दिखाई देता है और इस सागर का नाम है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग रॉस सागर। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे रॉस सागर कहते हैं। यहाँ पर एक सागर दिखाई देता है, इसे दोस्तों बैडल सागर क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे बैडल सागर कहा जाता है। अच्छा, भारत का जो अनुसंधान है, अनुसंधान जो केंद्र है वो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पहले भारत ने जो अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम था भाई, इसके स्थान का नाम था दोस्तों दक्षिण गंगोत्री, जो भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया था। लेकिन दोस्तों ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। फिर इसी के नजदीक हम लोगों ने एक और यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित कर दिया, जिसका नाम था भाई मैत्री। ठीक है, इसका नाम था भाई मैत्री। ठीक है, ये दोनों के दोनों 0 डिग्री देशांतर पर स्थित थे, लगभग उसके नजदीक था 0 डिग्री देशांतर पर। अब उसके बाद में एक हमारे पास में नया अनुसंधान केंद्र और यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस नए अनुसंधान केंद्र का नाम है दोस्तों, इसका नाम है भारती। क्या नाम है भाई, भारतीय है। ये दोस्तों भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है, ये भारतीय अनुसंधान केंद्र, ये भारतीय देशांतर रेखा पर, किस पर, भारतीय देशांतर रेखा पर स्थित है। भारतीय देशांतर जो रेखा है ये इस पर स्थित है। अगर यदि बात करूं, यहाँ पर दोस्तों एक श्रेणी दिखाई देती है, श्रेणी का नाम है, इस श्रेणी का नाम लिखना भाई दोस्तों, इस श्रेणी का नाम है ट्रांस आर्कटिक श्रेणी। क्या नाम है, ट्रांस आर्कटिक श्रेणी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर तुम बात करोगे दोस्तों, इसके अंदर जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उस चोटी का नाम लिखना विंसन मोसिफ। क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पर एक चोटी दिखाई देती है, इस चोटी का नाम लिखना दोस्तों, इस चोटी का नाम है विंसन मोसिफ। क्या नाम है दोस्तों, विंसन मोसिफ इसका नाम है। अगर यदि आप लोग बात करो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई लिखना 5109 के 5140 के समथिंग, कितना 5140 मीटर जो है यहाँ पर दिखाई देती है। अब आप लोग बात करोगे कि यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम यहाँ पर आप लोग छाप के बताओ दोस्तों कि इसका सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है।
दोस्तों यहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस। क्या नाम है भाई? माउंट इरेबस यहां पर है। और इसी के साथ में दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े उसी तरीके से दक्षिणी जो अमेरिका है वो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये दोनों आपस में एक जल संधि से अलग होते हैं। उस जल संधि का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप के देना भाई, इस जल संधि का नाम क्या है? दोस्तों यहां पर वो जल संधि है, यहां पर इस वाली जगह पर वो जल संधि है। इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम लिखना आप लोग दोस्तों, इसका नाम है ड्रैक। क्या नाम है? ड्रैक जल संधि के द्वारा ये आपस में अलग होते हैं। ड्रैक जो जल संधि है इसके द्वारा ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बाय डायग्राम, मैप में आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे मैप के द्वारा आप लोगों को ये चीज दिख जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास में इसे कहा जाता है ईस्टर्न अंटार्कटिका। ये दोस्तों हमारे पास मेनलैंड है। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक छोटा सा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारा साउथ पोल है ना, ये हमारा साउथ पोल है। एमंडसन स्कॉट्स कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये ड्रैक जल संधि है। कौन सी है? ये ड्रैक जल संधि है जिसके द्वारा क्या होता है? अलग होता है। यहाँ पर दोस्तों ये रबिन्सन मोसिफ, देखो ये रहा भाई विंसन मोसिफ, ये वाली जगह पर ये रबिन्सन मोसिफ। और दोस्तों ये हमारे पास में मोल्ड जो हमारे पास में ट्रांस आर्कटिक जो श्रेणी है ये वाली ट्रांस आर्कटिक श्रेणी है। यहां पर दोस्तों एक द्वीप एक सक्रिय जो ज्वालामुखी है ये दिखाई देता है। इसका नाम है माउंट इरेबस। क्या नाम है दोस्तों? माउंट इरेबस है, यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ में आप लोगों के पास में चलो बेसिक चीजें यहाँ पर हो गई। और यहाँ पर आप लोगों के पास में दोस्तों बैडल सी, ये रहा पैडल सी एरा, इसके साथ में रॉस सी एरा है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो तुमसे पूछी जाएगी, ये चारों तरफ से घेरा किससे हुआ है? दक्षिणी महासागर से। कौन कौन से हमारे पास में सागर है जो ऊपर है और एक नीचे की तरफ है? दोस्तों ये हमारे पास में रॉस सागर और ये हमारे पास में बैडल सागर। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं अगली वाली। ये लो भाई, ये है हमारे राज कपूर जी। कौन है भाई? राज कपूर जी जो है ये दोस्तों इनका भी जो जन्म है दोस्तों 14 दिसंबर को होता है 1924 के अंदर। कब होता है भाई? 1924 के अंदर होता है। दोस्तों भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर एक अच्छा किरदार निभाने वाले अभिनेताओं में से एक है दोस्तों ये अभिनेता है। इनको पुरस्कार भी दिए जा चुके। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों इनकी जो मूवियां हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, इसी के साथ मेरा नाम है जोकर, मेरा नाम है जोकर। ये देखो भाई इतनी अच्छी मूवियां हैं। ये लो भाई प्रेम रोग जिसको लग जाता उसको बार बार हो जाता, ये प्रेम रोग है दोस्तों। इसी के साथ में जिस देश में गंगा बहती है, अरे भाई केवल गंगा तो हमारे भारत देश में बहती है। और ये भारत देश की जो संस्कृति के बारे में जो इन्होंने वर्णन किया है ना वाकई में देखने लायक है। इस मूवी को देखना आप लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। आज की मूवियों में वो चीज नहीं है जो इन मूवियों में है ना। इन मूवियों को देखने के बाद दोस्तों एक जमाना था जब हमारे पास में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, या आज से 15-20 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास नेट की सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी। तो उस टाइम पे दोस्तों मूवी के बीच में एक हमारे पास में एक एडवर्टाइजमेंट आता था, तो 5 से 7 मिनट के एडवर्टाइजमेंट को भी हम लोग बड़े चाव से देखते थे, है ना। और मूवी जब शुरू होती थी तो हमारे पास में एक अंदर एक्साइटमेंट होता था कि मूवी शुरू होने से पहले ही हम लोग इसको क्या करेंगे, बैठ जाएंगे आकर। और दोस्तों कंप्लीट मूवी को देखा करते थे 4-4, 5-5 घंटे, 3 घंटे से कम तो कोई मूवी होती नहीं थी कि 3 घंटे की मूवी एड विद एड के साथ वो कंप्लीट होती थी। उस मूवी को बड़े चाव से देखते थे। लेकिन आज ये जमाना है दोस्तों, उन मूवियों को नहीं देखते। आजकल चाहिए रील, आजकल क्या चाहिए, अलख निरंजन वही चीज चल रही है। वो जो डांस है ना वो बाबा का दोस्तों, वो डांस वाकई में बहुत मतलब अलग ही है, वो बिल्कुल अलग ही है भाई दोस्तों। काफी ऐसी वो देखा करो इन चीजों को। लेकिन रील्स दोस्तों हम लोग जो देखते हैं ना, ये क्या हमारे मेंटली जो प्रेशर है ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हम लोगों को मेंटली वो प्रेशर बढ़ाने के लिए मजबूर कर देते रील्स वगैरह। तो रील्स वगैरह पर कम फोकस करें। मैं कहता हूं कि उससे बेटर आप लोग क्या करो, कोई अच्छी वीडियो देखो, कोई अच्छी क्लिप्स वगैरह देखो। इन छोटी छोटी रील्स को देखने में कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अच्छा, इनके बारे में अगर यदि हम लोग बात करें राज कपूर जी के बारे में, तो राज कपूर जी को दोस्तों 1987 को, कब दोस्तों 1987 को इनको दिया गया था भाई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया था। अगर यदि आप लोग बात करो 1971 की, तो दोस्तों इनको पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया था भाई? कला के क्षेत्र में दिया गया था इनको। अगर ये बात करो इनके गाने की, तो दोस्तों मेरा जूता है जापानी, कहां जाने कहां चले गए वो दिन, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेरा जूता है जापानी इनके अच्छे सॉन्गों में से एक है दोस्तों। और इसी के साथ में अब मैं आज की जो अलग जैसी क्लासेज थी उसके बारे में तुमसे बात करने वाला हूं दोस्तों। यहां मैं आप लोगों को डे बाय डे एक एक चीज लेके आता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा का जो प्रसार है, या मैं कहूं कि भारत में जो शिक्षा है और शिक्षा के साथ में जो प्रेस है, यानी जो प्रेस होते समाचार पत्र वगैरह है, उनका जो विकास है वो किस तरीके से यहाँ पर हुआ, कब कब हुआ और किस किस ने किया था। भारत में जो भारतीय शिक्षा और प्रेस है उसका विकास के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की। अगर यदि हम लोग बात करें कि दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है ये कब की गई थी दोस्तों? 16वीं ईस्वी के अंदर। कब की गई थी? 16वीं ईस्वी के अंदर। जो गोवा के पुर्तगाली थे ना, जो गोवा के अंदर जो पुर्तगाली आए हुए थे, उन्होंने क्या किया था 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी गोवा में। किसमें? गोवा के अंदर जो पुर्तगाली थे इन्होंने क्या किया था दोस्तों,
दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, कब छापा गया था? दोस्तों पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 के अंदर बंबई में छापा गया। कहां पर दोस्तों? बंबई के अंदर छापा गया। अगर तुम प्रयास की बात करो कि पहला प्रयास किसने किया था, तो दोस्तों पहला प्रयास करने वाले थे हमारे जेम्स ऑगस्टम। क्या नाम था भाई? जेम्स ऑगस्टम थे। इन्होंने दोस्तों सीओडी के खिलाफ, किसके खिलाफ? सीओडी के खिलाफ, सॉरी बंगाल गजट। किसमें? बंगाल गजट। इसमें लिखना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जेम्स ऑगस्टम ने बंगाल गजट, कब दोस्तों? बंगाल गजट इन्होंने प्रकाशन किया था, जो दोस्तों प्रथम समाचार पत्र 1680 के अंदर, कब? सॉरी 1780, जो प्रथम समाचार पत्र है, प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों 1780 के अंदर इन्होंने प्रकाशित किया था जेम्स ऑगस्टम के द्वारा। 1784 की अगर यदि बात करो आप लोग, तो दोस्तों कलकत्ता का, कौन सा? कलकत्ता का एक गजट पेश हुआ था। इस कलकत्ता गजट को हम लोगों ने 1784 के अंदर लिखा था। और इसी के साथ में आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, 1788 को क्या होता? 1788 को दोस्तों मद्रास कुरियर, कौन सा भाई? मद्रास कुरियर जो है ये समाचार पत्र यहां पर प्रकाशित हुआ था। अभी बात करता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उसके साथ में बांग्ला भाषा का कौन सा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र दोस्तों उद्दंड मारतंड, है ना, ये लिखना दोस्तों, उद्दंत मारतंड। ये जो है दोस्तों मारतंड, ये समाचार पत्र जो हिंदी भाषा में था ये था उद्दंत मारतंड। लिखा किसने था दोस्तों? ये लिखा था जुगल किशोर प्रसाद ने। किसने? जुगल किशोर जी जो है ये दोस्तों जुगल किशोर ने लिखा था। जुगल किशोर जो है इन्होंने लिखा था दोस्तों, कहां पे? और कानपुर में। कहां पर दोस्तों? कानपुर में इसको लिखा था। अगर तुम बात करो इनके लिखने की, तो दोस्तों ये 1826 के अंदर, कब? 1826 के अंदर, ये दोस्तों 1826 में लिखा गया था। बात करोगे दोस्तों बांग्ला भाषा का कौन सा था, तो बांग्ला भाषा का दोस्तों मार्समैन के द्वारा लिखा गया था। एक समाचार पत्र था जिसका नाम क्या था दोस्तों? बांग्ला भाषा का दोस्तों मार्समैन। किसने लिखा था भाई? मार्समैन ने लिखा था। और इसका नाम था दोस्तों दिग्दर्शन। क्या नाम था? दिग्दर्शन इसका नाम था। दिग्दर्शन इनका नाम था, मार्समैन जी ने लिखा था। चलिए भाई इसके बाद इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1821 और 1822 की अगर यदि बात करूं, तो दोस्तों हमारे जो भारत में जो समाचार पत्र के जो जनक है, या मैं कहूं कि हमारे पास में जो राजा राम मोहन राय जी जो है, कौन है भाई? राजा राम मोहन राय। कौन है भाई? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी जो है इन्होंने दोस्तों 1821 के अंदर और 1822 में एक दोस्तों नाम था इनका संवाद कौमुदी। क्या नाम था भाई? संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र है इसको इन्होंने प्रकाशन करवाया था। इसी के साथ में 1822 की अगर यदि बात करो, तो 1822 में दोस्तों मिरात उल अखबार, कौन सा भाई? मिरात उल अखबार इन्होंने प्रकाशित करवाया था। मिरात उल अखबार इन्होंने प्रकाशित करवाया था। इन्हीं के बाद में अगर आप लोग ध्यान देना दोस्तों, 1851 के अंदर जो दादा भाई नारोजी थे, कौन? दादा भाई नारोजी थे, इन्होंने क्या कहा जाता है? पहली बात तो ये तुम लोग बताना मेरे को, और इसी के साथ में लिखना दोस्तों दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है भाई? दादा भाई नौरोजी जो हैं इनके बारे में लिखना दोस्तों, इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिनका नाम था रफ्त गुफ्तार। क्या नाम था भाई? रफ्त गुफ्तार नाम का एक समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था। 1781 की अगर तुम बात करो, तो दोस्तों 1781 में एक वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक इन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर। किसकी? मदरसा की। किसकी? जो मदरसे होते हैं इनकी स्थापना की थी। क्या नाम था भाई दोस्तों? इनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था भाई? वारेन हेस्टिंग्स जो है इन्होंने दोस्तों कलकत्ता के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? कलकत्ता में ये मदरसों की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ये दोस्तों मदरसों की स्थापना करने में। इसके बाद में अगर यदि 1791 की बात करो, तो दोस्तों एक नाम है जिनका नाम है जोनाथन डंकन। क्या नाम है दोस्तों? जोनाथन डंकन है। इन्होंने दोस्तों बनारस के अंदर एक संस्कृत की, किसकी भाई? एक संस्कृत की, बनारस की जो संस्कृत है उस संस्कृत कॉलेज की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी दोस्तों। कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहां की जाए? बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस के अंदर इसकी स्थापना की जाए। इसी के साथ में दोस्तों 1800 ईस्वी की अगर यदि तुम बात करो, तो दोस्तों उस टाइम पे लॉर्ड वेलेजली, कौन आए थे भाई? लॉर्ड वेलेजली थे, ये आए थे। इन्होंने दोस्तों कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहां पे लिखना आप लोग, जो फोर्ट विलियम है इसकी ये स्थापना करते हैं। कौन स्थापना करते हैं भाई? लॉर्ड वेलेजली। कौन? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। अच्छा, मराठा और केसरी, जहां पर दो नाम आप लोग आ रहे होंगे दोस्तों, मराठा जो है ये समाचार पत्र भारत में तो कौन सी भाषा में और कहां लिखा गया था ये तो मुझे बताओगे मेरे को। ठीक है। तो मराठा और केसरी और किसने लिखे थे? ये दोस्तों हमारे जो तिलक साहब हैं उन्होंने लिखे थे। किसने? तिलक जी ने, इन्होंने इनका प्रकाशन करवाया था। अच्छा, मराठा की अगर यदि तुम बात करो, तो दोस्तों मराठा बंबई से हुआ था और किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। किसमें? बंबई से और अंग्रेजी भाषा में था। किसमें भाई? बंबई से और अंग्रेजी भाषा में। लेकिन अगर तुम केसरी की बात करो, तो दोस्तों केसरी जो है वो मराठा भाषा में था। किसमें? मराठा भाषा में
ठीक है, ये किस में था भाई, मराठा भाषा में था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 1835 और 1854 दोस्तों जो लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट है उसके बाद में आप लोगों के पास में जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र है वो आप लोगों के यहाँ पे देखते ही समझ में आ गया होगा। 1835 में क्या हुआ था, 1854 में क्या हुआ था। 1835 का लिखना दोस्तों जो मैकाले की रिपोर्ट है, किसकी, मैकाले की जो रिपोर्ट है, मैकाले की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने किया था। और 1854 को जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे कहा जाता है वुड डिस्पैच। क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच इसे कहा जाता है। अगर यदि आप लोग बात करो मैकाले की, तो दोस्तों मैकाले ने कहा था कि माध्यम अंग्रेजी कर दीजिए और जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, जो हमारे विश्वविद्यालय, उनको क्या दीजिए, सर्वोच्च बना दीजिए। इन्होंने कहा था दोस्तों जो माध्यम है उसको क्या कर दिया जाए, अंग्रेजी कर दिया जाए। माध्यम जो है वो अंग्रेजी कर दिया जाए ताकि हिंदी लोग पढ़े नहीं। इन्होंने क्या कहता, ताकि हिंदी लोग पढ़े नहीं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम कर दिया ताकि जो यहाँ के पढ़ने वाले हैं वो पिछड़ जाए इससे। और हिंदी अंग्रेजी को अलग अलग करने के लिए दोस्तों इन्होंने अंग्रेजी को प्राथमिकता दी। और अंग्रेजी को प्राथमिकता देने के साथ में इनका लिखना दोस्तों जो उच्च स्तर है, जो उच्च स्तर है यानी कि मैं कहूँ कि जो बड़ा पैमाना है, इसके बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या कर दिया, कॉलेज की, किसकी, कॉलेजों को उच्च पैमाना दिया कि जो कॉलेज है इनको क्या कर दिया जाए, उच्च कर दिया जाए। अच्छा, उन्हीं के साथ में वुड डिस्पैच जो है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों भारत के शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा, या भारत का शिक्षा में मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है दोस्तों, मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है 1854 का। अच्छा, अब बात आती है दोस्तों 1882, 1904, 1917, 1929, 1937 और 1944। ये आयोग है दोस्तों, ये वो प्रमुख आयोग है जो बार बार आप लोगों से पूछे जाएंगे। हो सकता है आने वाली भर्ती में आप लोगों से ये वाले आयोगों के बारे में पूछ ले। अच्छा, बात करते हैं हम लोग 1882 की। तो दोस्तों 1882 में एक आयोग आया था जिसका नाम था हंटर शिक्षा कमीशन आयोग। क्या नाम था दोस्तों, हंटर शिक्षा कमीशन आयोग है। ये दोस्तों कब आया था, 1882 के अंदर। 1904 की अगर यदि तुम बात करो दोस्तों, तो यहां पर है दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय जो आयोग है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है ये दोस्तों 1904 के अंदर आया था। 1917 की बात करो तो दोस्तों एक सैडलर आयोग था। क्या आयोग था भाई, सैडलर जो आयोग है ये इसका आया था। इसके बाद में अगर यदि 1929 की बात करो तो दोस्तों एक हार्टेक समिति आई थी। कौन सी, हार्टेक आयोग या हार्टेक समिति कह दो, हार्टेक आयोग या फिर इसे कहते हैं हम लोग समिति। 1937 का दोस्तों वर्धा आयोग था। कौन सा आयोग था, इसे कहते हैं हम लोग दोस्तों वर्धा बुनियादी आयोग। और बुनियादी को नाम सुनते ही आप लोगों के मन में आ गया होगा, जो बुनियादी शिक्षा है दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने, किसने, महात्मा गांधी जी ने, जो दोस्तों एक इनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था द हरिजन। क्या नाम था, द हरिजन। इन्होंने एक समाचार पत्र, एक द हरिजन के अंदर इन्होंने क्या किया, इस वर्धा आयोग के अंदर इन्होंने शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था, शिक्षा की योजना कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का प्रस्ताव क्या होना चाहिए, उसको इसके अंदर रखा गया था। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, शिक्षा का प्रस्ताव, किसका भाई, शिक्षा का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 1944 के अंदर दोस्तों एक आयोग आता है, उस आयोग का नाम था सार्जेंट आयोग। क्या आयोग था, सार्जेंट जो आयोग है वो 1944 के अंदर आता है। कब आता है भाई, 1944 के अंदर सार्जेंट आयोग है वो आता है। ठीक है, चलिए भाई तो आज की सभा को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं दोस्तों। आज की क्लासेज के अंदर मैंने छोटे से समय में आप लोगों को काफी सारी जो जानकारियां वो दी हैं दोस्तों। जो 14 दिसंबर की जो प्रमुख घटनाएं, जैसे आप लोगों के पास में ऊर्जा संरक्षण जो दिवस है, जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, नीतियां क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी थीम क्या है, किस पर फोकस करता है, उन चीजों के बारे में मैंने बात करी आप लोगों से। फिर मैंने आप लोगों से बात करी दोस्तों रोनाल्ड एम्बरसन की, जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले नागरिक थे दोस्तों। इनके बाद में हमारे इंडियन का जो फ्लैग है ये पेंगुइन वगैरह। फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके बारे में कंप्लीटली हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर। उसके साथ में हम लोगों ने इसकी जो मैप है, जिसकी ज्योग्राफी है उसके बारे में। फिर राज कपूर जी हमारे पास में यहाँ पर आए। फिर हम लोगों ने जो भारतीय की शिक्षा में जो हमारे पास में विकास है, जो हमारे पास में प्रेस है, उस प्रेस का विकास कैसे हुआ, हमारे पास में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कब आई, पहला कब हुआ, प्रयास किसने किया, 1784 में क्या हुआ, 1788 में क्या हुआ, हिंदी का पहला कौन सा था, बंगाल भाषा का कौन सा था, 1821, 1822, 1851, 1781, 1791, 1800 और उसके बाद मराठा और केसरी कौन कौन सी भाषाओं में कहाँ से हुए थे। उसके बाद में आप लोगों के पास में 1835, 1854, 1882, 1904, 1917, 1929, 1939 और 1944, सैडल आयोग, वर्धा आयोग, हार्टेक आयोग, उसके बाद में हंटर और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है, ये सभी आयोगों के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की आप लोगों से दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना। एक वीडियो को बनाने में बड़ा टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है, बड़ा टाइम लगता है दोस्तों वीडियो को बनाने में, बहुत सारा कंटेंट मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत की तो वो रखो, इतनी सी मेहनत की तो आप लोग कुछ रखो, है ना, उसको प्यार आप लोगों को देखना चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करो दोस्तों, ताकि ये और बच्चों तक भी पहुंचे और जो हमारे साथी गण है उन तक भी ये चीजें पहुंचे। ठीक है, जीके जीएस का पार्ट है, मैं दोस्तों डेली मैं कह रहा हूँ
हर दिन मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें लेके आता हूँ, हर दिन मैं आप लोगों को अलग अलग करवाता हूँ, है ना। अभी तक जो अपनी जो 1.5 महीने की जो क्लास है ये रेगुलर जो चल रही है ना, ये दोस्तों इसीलिए चला रखिए ताकि आप लोग जीके जीएस से जुड़े रहो, ताकि आप लोग भी क्या करो, इनसे भी जुड़े रहो और इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें मिलती रहे। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लासेज को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वाली क्लास में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए डी ड्रीम क्लासेज के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।